हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू पूजा खत्रीज चैनल। सो लास्ट टाइम हमने वायरोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था, तो उसमें हमने लाइटिक साइकिल, लाइसोजेनिक साइकिल को कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखेंगे कुछ वायरस और प्राइम्स के बारे में। तो ये कैसे मुख्तलिफ है वायरसेस से और कैसे ये डिजीज काज करते हैं। तो ये भी सेलुलर पार्टिकल्स ही हैं, पर ये वायरसेस से मुख्तलिफ है बिकॉज ये जो वायरस हैं एक किस्म के इन्फेक्शियस आरएनए है। मतलब कि हमने देखा था कि आपके जो इन दी केस ऑफ वायरसेस वायरसेस के केस में हमने देखा था कि उनके अंदर कुछ किस्म की कैप्सिड्स मौजूद थी, लेकिन इनमें कैप्सिड नहीं होता है, इनमें जस्ट आरएनए मॉलिक्यूल होता है। लेकिन ये इन्फेक्शियस आरएनए मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो कि खास करके प्लांट्स के अंदर डिजीज काज करता है, उनकी मेटाबॉलिज्म में इंटरफेरेंस पैदा करता है। तो ये डिजीज जो है ट्रांसमिट होती है वायरसेस से ही होती है। फिर हमारे पास प्रायोन्स है। तो प्रायोन्स क्या है? इन्फेक्शियस प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स हैं जो एनिमल्स और ह्यूमंस में डिजीज काज करते हैं। तो प्रायोन्स क्या होती हैं? दरअसल में इंसान के अंदर या एनिमल के अंदर कुछ प्रोटीन्स हैं, पर वो प्रोटीन्स क्या होती हैं कि नॉर्मल प्रोटीन्स के अंदर भी अगर मिसफॉल्टिंग वगैरह हो जाए तो उन दैट केस वो क्या करते हैं, वो इन्फेक्शियस प्रोटीन में चेंज हो जाते हैं लाइक दिस। तो इसको हम कहते हैं प्रायोन्स, जो कि इंसानों में इंसोमिया और हमारे जो एनिमल्स हैं उनमें मैड काउ डिजीज काज करवाते हैं। इंसोमिया यानी कि नींद का ना आना, ठीक है। तो इसके अंदर हम डिजीज देखें प्लांट्स के अंदर, तो जो वायरस डिजीज कहते हैं ये पोटैटो के अंदर डिजीज काज होती है, जिसे कहते हैं स्पाइनल ट्यूबर पोटैटो डिजीज, जिसमें प्लांट है उसकी ग्रोथ में जो है रुकावट पैदा होती है, उसकी जो शेप है लाइक दिस हो जाती है। सो ये था वायरल प्राइम्स के बारे में। उसके बाद हम कुछ वायरल डिजीजेस डिस्कस करेंगे जो एनिमल से रिलेट करती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो डिजीज है वो है एचआईवी एजेंट, यानी कि एचआईवी वायरस, जो कि बहुत ही खतरनाक टाइप ऑफ वायरस है, यानी जिसे हम कहते हैं ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो ये वायरस कौन सा वायरस है? ये आरएनए वायरस है, ठीक है। और इसकी रेप्लिकेशन कहाँ पर होती है? ये अगर किसी इंडिविजुअल के सेल में जाता है तो इसका मेन पर्पस जो होता है वो कौन से सेलों को इन्फेक्ट करना होता है? तो ये होता है T4 लिम्फोसाइट्स को इन्फेक्ट करना। T4 यानी कि हमारे पास जो है ना लिम्फोसाइट्स के कुछ सेल्स होते हैं, उन लिम्फोसाइट्स में से जो हेल्पर सेल्स होते हैं जिसे हम T4 सेल्स कहते हैं, तो ये इनका काम होता है T4 सेल्स को डिस्ट्रॉय करना, उनको जो है ना किल करना। अच्छा, अगर एक दफा ये हमारी बॉडी में आ जाए, मतलब कि इंसान की बॉडी में एक दफा आ जाए, रिजाइवर हो जाए, तो ये वायरसेस जो है इसको ये हमारी बॉडी में लॉन्ग लाइफ रहता है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो इसलिए ये क्या होता है कि ये इंडिविजुअल की बॉडी में लॉन्ग लाइफ रह सकता है, और इसकी वजह से हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो क्या होता है, कॉम्प्रोमाइज होता है, जिसकी वजह से जो है हमारी बॉडी पे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्फेक्ट कर सकते हैं। और इनिशियल स्टेजेस में इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, बंदा सिम्टम लेस, काफी हद तक ये हमारे जो वायरस है बॉडी में फैल चुका होता है। अच्छा, अगर हम देखें कि इसकी ट्रांसमिशन का रूट क्या है, तो ट्रांसमिशन का रूट जो है वो डिफरेंट तरीकों से है, लाइक सेक्सुअल कांटेक्ट है। उसके अलावा जो है हमारे पास इसमें आ जाते हैं ब्लड एक्सपोजर और पेरेंटल। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सेक्सुअल कांटेक्ट। सेक्सुअल कांटेक्ट का मतलब क्या है कि जब इंटरकोर्स कर रहे होते हैं दो इंडिविजुअल, दो ऑर्गेनिजम्स, लाइक मेल टू मेल या मेल टू फीमेल या फीमेल टू मेल या फीमेल टू फीमेल, यानी होमोसेक्सुअलिटी है या हेटेरोसेक्सुअलिटी है, कपलिंग के दौरान अगर एक बंदा इन्फेक्टेड है तो उस इन्फेक्टेड बंदे से सेमन के थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है फीमेल के अंदर, या फीमेल अगर इन्फेक्टेड है तो फीमेल से मेल में ट्रांसमिटेड हो सकता है एचआईवी का वायरस। अच्छा, ब्लड एक्सपोजर आ जाए तो ब्लड एक्सपोजर में क्या होता है कि जो ड्रग्स यूजर्स होते हैं, यानी कि जो ड्रग्स के आदी होते हैं, वो ड्रग्स यूज करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अपने आप को इंजेक्ट करते हैं ड्रग्स। तो ड्रग्स को इंजेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, वो लेट सपोज एक बंदा है, उसने ड्रग इंजेक्ट कर ली, अगर उसको एचआईवी है तो उस नीडल को यूज करते हुए दूसरा बंदा भी अगर बॉडी में जो है ना वो ड्रग्स इंजेक्ट करता है, तो इससे ये होगा कि उस बंदे से उस बंदे में ट्रांसमिट हो जाएगी एचआईवी। उसके अलावा नीडल शेयरिंग, ये एग्जाम्पल इसी के अंदर आ जाता है। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, लाइक अगर आप बार्बर्स के पास जाते हैं, वहां पर अगर दाढ़ी मूछ वगैरह बनवाते हैं, बाल कटवाते हैं, तो उसके अंदर भी अगर वो ब्लड्स वगैरह का यूज करता है, तो उस ब्लड अगर किसी को एचआईवी है तो वो ब्लड जो है अगर उसमें से ब्लीडिंग हो जाती है, कट लग जाता है, तो उसमें भी एचआईवी का वायरस आ सकता है। उसके अलावा ब्लड की ट्रांसफ्यूजन है, यानी कि किसी बंदे को अगर ब्लड जो है वो चाहिए, नीडेड है ब्लड, अगर उसको ब्लड दिया जाता है तो उससे पहले क्या होता है कि उसकी जांच की जाती है, टेस्ट की जाती है कि इधर इस बंदे को जो है वो एचआईवी वायरस है या नहीं है।
अगर एचआईवी होगा तो इन दी केस वो ना वो ब्लड ट्रांसफ्यूज नहीं किया जाता, लेकिन इन सर्टेन केसेस ब्लड ट्रांसफ्यूज हो जाता है, तो इस तरह से भी ये जो है ना वो फैल सकती है बीमारी। फिर पैरेंटल है, तो पैरेंटल में क्या होता है, ट्रांसमिशन फ्रॉम दी मदर टू बेबी, यानी कि अगर बेबी मदर की वॉर्म में होता है, एट दैट टाइम जो प्लेसेंटा होती है उसके थ्रू मदर के साथ बेबी का कनेक्शन होता है, तो मदर की बॉडी में जो भी चीजें होती है लाइक गैसेस वगैरह एक्सचेंज होती है, फूड वगैरह एक्सचेंज होता है, तो उस टाइम में अगर मदर की बॉडी में एचआईवी है तो वो बेबी तक प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है। और दूसरा जो है वो जब बेबी मदर के ऊपर फीड कर रहा होता है, मतलब कि मिल्क की फीडिंग कर रहा था, तो उसके थ्रू भी जो है वो मदर से बेबी में ट्रांसमिट हो सकता है एचआईवी का वायरस। यानी कि ओवरऑल जो है इसका जो रूट है ट्रांसमिशन का, या ये जो है ना फ्लूइड मीडियम है उसके थ्रू ट्रांसमिट होता है। ये कुछ जो है एचआईवी के एचआईवी से रिलेटेड कुछ चीजें हैं, जिसमें ये है कि एचआईवी जो है इनिशियल स्टेज में है, इंटरमीडिएट या लेटेंट स्टेज में, एंड देन इनिशियल इलनेस स्टेज है। तो इनिशियल स्टेज में यानी कि सबसे पहले जब हमारी बॉडी में एचआईवी चला जाता है तो उस टाइम में वो कुछ 6 मंथ तक इन्फेक्शन शो करता है। ये जो रेड लाइन है ये शो कर रही है वायरसेस को, और ये जो ब्लू लाइन है ये शो कर रही है एंटीबॉडी को। तो उन केसेस में हमारे पास जो है कुछ सिम्टम्स जाहिर होते हैं, कुछ कुछ केसेस में सिम्टम्स जाहिर नहीं होते हैं, फ्लू लाइक सिम्टम्स जाहिर होंगे क्योंकि वायरस जो है ना बहुत ही एक्टिव है हमारी बॉडी में। आफ्टर 6 मंथ और 8 मंथ क्या होता है कि जो ये वायरस है ये इंटरमीडिएट फेज में चला जाता है या लेटेंट स्टेज में चला जाता है, जिसमें हमारी बॉडी जो है वो क्या करती है, एक्टिव हो जाती है, एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देती है। तो इस टाइम में जो है ना वायरसेस जो है हमारी बॉडी में मौजूद है, लेकिन हमारी बॉडी जो है वो सिम्टम फ्री है, यानी सिम्टम लेस है, कोई सिम्टम जाहिर नहीं हो रहे हैं। लेकिन आफ्टर 10 ईयर्स 12 ईयर्स 10 ईयर्स 12 ईयर्स के बाद क्या होता है कि हमारी बॉडी कंप्लीटली डिस्टर्ब हो चुकी होती है, हमारी बॉडी जो है ना उसका इम्यूनिटी सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो चुका होता है। जब हमारी बॉडी पूरी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी होती है तो सारे सिम्टम्स जाहिर होना शुरू हो जाते हैं। दरअसल में क्या होता है कि एचआईवी जो है वो कोई किस्म का इन्फेक्शन नहीं करवा रहा होता है हमारी बॉडी में। एचआईवी तो हमारी बॉडी के जो अक्वायर इम्यूनिटी है उसको ही उसको ही डिस्टर्ब कर रहा होता है। जब उसकी डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में हो जाती है तो हमारी जो इम्यूनिटी है वो सप्रेस हो चुकी होती है। जब हमारी इम्यूनिटी सप्रेस हो चुकी होती है तो छोटे से छोटा माइक्रोऑर्गेनिज्म जब हमारी बॉडी पे अटैक करता है तो हमें छोटे से छोटी बीमारी भी जाहिर होना शुरू हो जाती है, लाइक हमें फ्लू हो जाता है, बार बार फ्लू होना, बुखार आना, डायरिया होना, मतलब जितने भी मतलब के माइक्रोस्कोपिक जो डिजीज होती हैं वो हमें इजीली अटैक कर सकती हैं। और ये लास्ट स्टेज होता है जब इलनेस स्टेज है, जिसमें हमारे पास जो है ना वो एड्स सिम्टम्स जाहिर होते हैं। एड्स क्या है, AIDS एड्स जो है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अक्वायर इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। अक्वायर इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम मतलब कि हमारी जो अक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसके अंदर डिजीज आ चुकी है, वो कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, जिसकी वजह से हमारे पास बहुत सारी डिजीजेस हो रही है। सिंड्रोम का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ डिजीज, मतलब कि मुख्तलिफ डिजीजेस में हो रही होती हैं, जो कि हमें बिल्कुल लास्ट स्टेज में पता चलती हैं, जो कि अक्यूट स्टेज है इसका। अच्छा, ये एचआईवी जो है जैसे कि मैंने कहा था किसको इन्फेक्ट कर रहा है, हमारे टी सेल्स को इन्फेक्ट कर रहा है। तो ये किस तरह से टी सेल्स को इन्फेक्ट कर रहा है, इसके लिए हम इसकी साइकिल को अंडरस्टैंड करेंगे। ये है साइकिल इसकी। अच्छा क्यों ये हमारे टी सेल्स को इन्फेक्ट कर रहा है, हमारे बॉडी के दूसरे सेल्स को इन्फेक्ट नहीं कर रहा है? तो सबसे पहले हम जान लें तो इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर ये आरएनए वायरस है, सही है। उसके इर्द गिर्द इसके पास कैप्सिड होती है, कैप्सिड के इर्द गिर्द इसके पास एक्सेसरी स्ट्रक्चर है जिसे हम इनवेलप कहते हैं, जो कि मैंने पहले लास्ट लेक्चर में बता दिया था। इसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो ये जो है इनवेलप है, इस इनवेलप के इर्द गिर्द कुछ स्पाइक्स हैं जो कि ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई है। ये स्पाइक्स मौजूद है। इस स्पाइक्स का काम क्या है, इस स्पाइक जो है, ये जो ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई स्पाइक्स हैं, ये हमारे जो सेल मेम्ब्रेन है, टी सेल्स की सेल मेम्ब्रेन, उसके ऊपर रिसेप्टर है, CD4 रिसेप्टर। उस CD4 रिसेप्टर के साथ इसकी हो जाती है रिकग्नाइजेशन। ठीक है, जब ये रिकग्नाइज हो जाता है यानी कि बाइंडिंग होगी तो रिकग्नाइज होगा तो क्या होगा, फ्यूजन होगी, यानी कि इसकी जो ये इनवेलप है ये फ्यूज होगी हमारी मेम्ब्रेन के साथ, सेल मेम्ब्रेन के साथ, और फिर उसका यानी जो आरएनए है उसको दाखिल करेगी हमारे साइटोप्लाज्म में। जब साइटोप्लाज्म में ये दाखिल होगा तो ये क्या करेगा, साइटोप्लाज्म में दाखिल होने के बाद ये जाता है हमारे न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस में जाने के बाद इसके पास कुछ एंजाइम्स भी होते हैं, जैसे कि ये एंजाइम्स, तो ये क्या होते हैं, ये कुछ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स होते हैं जो ये साथ लेकर आता है। हमारे सेल में आते ही पहले तो
न्यूक्लियस में जाता है। न्यूक्लियस में जाने के बाद वहां पर क्या करता है, अपने आरएनए से क्या करता है, डीएनए बनाता है। अब आपने जैसे कि पढ़ा होगा कि डीएनए से आरएनए बनता है, उसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पर क्या हो रहा है कि आरएनए से डीएनए बन रहा है, तो इस अमल को हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम करवाएगा। जब इसकी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी, यानी ये डीएनए बना, जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी उसके बाद ये क्या करता है, इंटीग्रेशन करता है। अब इंटीग्रेशन क्या है कि हमारा जो जीनोम है, हमारा जो डीएनए, उसके साथ अपना डीएनए मिला लेता है, उसे कहते हैं इंटीग्रेशन। और उसके अपने मतलब की कॉपीज वगैरह बनाता है, अपने मतलब के प्रोटीन्स बनाता है, अपने मतलब के ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स वगैरह बनाता है। उसके बाद क्या करता है, ये जाते जाते पहले रेप्लिकेशन करता है, यानी कि अपनी कॉपीज भी बनाता है। रेप्लिकेशन करके कॉपीज बनाकर ट्रांसक्रिप्शन करके फिर हमारे जो है वो सेल से निकलता है और अपने मतलब की कॉपीज लाइक कैप्सिड वगैरह, प्रोटीन वगैरह बना के फिर कैप्सिड के इर्द गिर्द इसका जो है, कैप्सिड के अंदर इसका जो है वो जेनेटिक मेकअप कवर होता है। और फिर उसके बाद इनवेलप, ये जो है हमारी मेम्ब्रेन से फ्यूज जब होता है तो इससे लेकर जाता है, और ये अगेन नया जो है फ्रेश एचआईवी बन चुका है, जो कि हमारे दूसरे सेल को इन्फेक्ट कर सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एचआईवी वायरस में दाखिल हुआ, आफ्टर मल्टीप्लीकेशन रेप्लिकेशन, ये इसने इन्फेक्ट करने के बाद यहाँ से निकल गया और न्यू सेल्स में इंजेक्ट होने के लिए रेडी होता है, कुछ इस तरह से। तो ये तो हो गया आपका एचआईवी। तो आ जाते हैं हम कुछ और डिजीज के ऊपर जो एनिमल्स के अंदर काज करवाता है, जैसे इन्फ्लुएंजा है, स्मॉल पॉक्स है, हर्पीज, मम्स, मेजल्स, पोलियो। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस के ऊपर। इन्फ्लुएंजा वायरस जो है कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, तो ऑर्थो मैक्सो फैमिली से बिलोंग करता है। ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है और माइनस सेंस स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। माइनस सेंस स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस क्या है, ये भी मैं पहली क्लास में बता चुकी हूँ, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अच्छा जी, ये वायरसेस जो होते हैं ये क्या होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, यानी कि राउंडेड होते हैं, गोल शेप्ड में होते हैं, और इसके क्या होती है, इनवेलप होती है। अच्छा, अगर रेप्लिकेशन की बात की जाए तो ये रेप्लिकेट कहाँ पर होते हैं, ये रेप्लिकेट होते हैं हमारे न्यूक्लियस, यानी कि हमारे सेल में जाने के बाद, ये साइटोप्लाज्म में जाने के बाद ये न्यूक्लियस में जाते हैं और वहां पर जाकर अपनी रेप्लिकेशन करते हैं। इनके सिम्टम्स कौन कौन से होंगे, अगर इन्फ्लुएंजा हो जाए तो इन्फ्लुएंजा का पता कैसे चलेगा, इसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले तो कफ होगी, रनी नोज होगा, फीवर होगी, हेडेक, सर दर्द होगा, टायर्डनेस, थकावट, बहुत ज्यादा बॉडी दर्द बॉडी में महसूस होगा। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं, और इसके अलावा सोर थ्रोट होगा, गले का कड़वा होना। तो ये सब जो है इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होते हैं। फिर हमारे पास मिजल्स और मम्स आ जाते हैं। तो मिजल और मम्स दोनों जो है वो पैरामैक्सोडियो वायरस वायरिडी से फैमिली से बिलोंग करते हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है, अगेन ये माइनस सेंस आरएनए वायरस है, इनवेलप्ड भी है, स्फेरिकल भी है। लेकिन इसका रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वो कहाँ पे होता है, इसकी रेप्लिकेशन जो होती है वो होती है होस्ट के साइटोप्लाज्म में। कुछ सिम्टम्स है मम से रिलेटेड सिम्टम्स में सबसे पहले तो फीवर होता है, लॉस ऑफ एपिटाइट यानी भूख नहीं लगती है, सर में दर्द, मसल्स पेन यानी कि बॉडी के अंदर जो हमारा गोश्त है उसके अंदर दर्द होना। उसके अलावा व्हेन ईटिंग द पेन, अब क्या होता है कि जो मम्स होते हैं इसमें हमारे पास जो है कान के एरिया में पैरेटिड ग्लैंड होता है, तो उस ग्लैंड की स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से हमें खाने पीने में बहुत ज्यादा मसला होता है, हमें दर्द होता है ड्यूरिंग स्वेलिंग, हम जब चीजों को निगल रहे होते हैं उस वक्त। उसके अलावा हमारे ईयर, जा, चिन वाले एरिया में हमारे पास क्या होगा, दर्द होगा। एज यू कैन सी यहाँ पे इसका जो एरिया है ये स्वेलिन हो चुका है। उसके अलावा दोनों साइड्स जो हमारे कान के होते हैं उसके साइड पे क्या होगा, बॉडी में दोनों साइड कान के एरिया में जो है ना क्या होगा, पेन होगा। तो ये मल्स से रिलेटेड कुछ सिम्टम्स है। अच्छा, आ जाते हैं मिजल्स के ऊपर। मिजल्स और मम्स जो है दोनों एक ही टाइप के वायरसेस है, लेकिन इसका सिम्टम्स थोड़े डिफरेंसेस हैं। जैसे कि इस मिजल्स के अंदर क्या होगा, नोज रनी होगी, कफ होगी, और उसको जो है ना थकाड़ महसूस होगी, स्लीपिंगनेस होगा, उसको नींद नहीं आएगी प्रॉपरली, लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख नहीं लगेगी, फीवर भी होगा, सेंसिटिव टू लाइट, लाइट के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। और उसके अलावा क्या होता है कि बॉडी के ऊपर स्पॉट्स बनते हैं, और माउथ के अंदर भी स्पॉट्स बनते हैं, जिसे कॉप्लिक स्पॉट्स कहते हैं। बीच में से व्हाइटिश एरिया होगा और साइड से जो है ना वो पिंकिश एरियाज होंगे, मैं आपको दिखाती हूँ इसमें। और दूसरी कंजक्टिविटीज में क्या होता है, आंखों का पिंक और स्वेलन हो जाना। तो ये कुछ मेजल्स से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं। ये देख लें, कॉप्लिक्स स्पॉट्स माउथ के अंदर, व्हाइटिश से जो ना वो रैशेस बन जाना, ये मिजल्स के अंदर बनते हैं, बॉडी के ऊपर रैशेस, और ये बनते हैं माउथ के अंदर रैशेस, जिसे हम कहते हैं कॉप्लिक्स स्पॉट्स।
इसके बाद हमारे पास और वायरसेस हैं जिसमें से पोलियो है। तो पोलियो जो है वो पिकानोवायरिडे फैमिली से बिलोंग करता है। ये पोलियोमाइलाइटिस वायरस है जो डिजीज काज करवाता है। ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है, लेकिन ये पॉजिटिव सेंस वायरस है। पॉजिटिव सेंस वायरस के बारे में भी ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ये वायरसेस साइज में बहुत ही छोटे होते हैं। इसकी शेप की बात की जाए तो ये इकोसाहेड्रल होते हैं, यानी कि ये भी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ इकोसाहेड्रल किसे कहते हैं। और जैसे नॉन इन्वलप वायरस, यानी कि इसके अंदर जो है वो इन्वलप मौजूद नहीं होती है। अगर हम इसकी बात करें कि रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, तो ये माउथ से हमारी बॉडी में ट्रांसमिट हो सकते हैं। उसके बाद इसका काम क्या होता है कि ये हमारे जो नर्वस सिस्टम है, स्पेशली हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड में जो मोटर न्यूरॉन्स होती हैं वहां पर जाके इन्फेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि बॉडी के अंदर एक डिजीज पैदा होती है, एक प्रॉब्लम पैदा होती है जिसे हम कहते हैं क्रिपलिंग, यानी कि माजूरी हो जाना। अगर ये मोटर नर्व्स को जाकर इन्फेक्टेड कर दें तो ये होगा कि प्रॉपर कमांड नहीं उस पार्ट को मिलेगी। जब प्रॉपर कमांड नहीं मिलेगी, पोलियो की डिजीज होगी जिसे हम क्रिपलिंग कहते हैं। ये टांगों वाले एरिया में होती है। तो ये देख सकते हैं पोलियो वायरस जो है ये आरएनए वायरस है। ये हमारे सेल के रिसेप्टर के साथ जाकर बाइंड हो जाता है। पोलियो के सबसे पहले सिम्टम्स इसकी बात करें तो अच्छा, पोलियो जो है वो लाजमी नहीं है कि हर बार में पोलियो की वजह से जो ना क्रिपलिंग हो। कुछ कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि पोलियो के केसेस में क्रिपलिंग के बजाय, पैरालाइज होने के बजाय बॉडी में क्या होता है, जीआईटी प्रॉब्लम्स होता है। लाइक सबसे पहले देखें तो कुछ साइन और सिम्टम्स हैं, जैसे कि हेडेक होगा, सर में दर्द, मैलीज मैलीज मतलब के मूड का चेंज होना, बीमारियां होना। उसके बाद नेक एंड बैक स्टफनेस, यानी कि नेक और गर्दन में क्या होगा, बहुत सख्ती आ जाएगी। उसके अलावा जीआईटी डिस्टर्बेंस, यानी कि जो हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसमें प्रॉब्लम आएगी। अच्छा, इन दैट केस के सब में जैसे कि मैंने कहा कि पैरालिसिस नहीं होती है, कुछ कुछ केसेस में जीआईटी प्रॉब्लम होती है, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि बॉडी पैरालाइज हो जाती है, यानी कि उसे क्रिपलिंग हो जाती है। तो ये पोलियो के बारे में था। अब बताते हैं स्मॉल पॉक्स के ऊपर। स्मॉल पॉक्स जो है पॉक्स वायरिडी फैमिली से बिलोंग करता है। पॉक्स वायरसेस से कहते हैं। ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस है। ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस है। इसकी जो शेप होती है वो ब्रिक की तरह होती है, लाइक ईंटें। इसकी इन्वेलप्ड होती है, ये इन्वेलप्ड वायरस है। इसकी रेप्लिकेशन का जो ये रेप्लिकेशन की जो साइट है वो है साइटोप्लाज्म। और ये वायरसेस लार्ज इन साइज है, मतलब साइज में बहुत बड़े होते हैं, एज यू कैन सी हियर। तो ये वायरसेस है, ये स्मॉल पॉक्स का वायरस है। तो ये बहुत ही साइज में बड़ा वायरस है। इसके अंदर जो है वो बहुत सारे एंजाइम्स भी मौजूद हैं। इसके बाद वायरल जीनोम भी है। उसके अलावा इसके इर्द गिर्द कैप्सिड है। कैप्सिड के बाहर भी इसकी कुछ जो है वो इन्वेलप्स और स्पाइक्स मौजूद है। अगर हम सिम्टम्स की बात करें स्मॉल पॉक्स की, बॉडी में बहुत ज्यादा फीवर होगा, हाई फीवर, हेडेक होना, बैक एक होना, बॉडी के ऊपर ब्लस्टर्स बन जाते हैं, बॉडी के ऊपर रैशेस बनते हैं, और बॉडी जो ना फटीग होती है। ये है कुछ पॉक्सेस से रिलेटेड डिजीजेस लाइक चिकन पॉक्स और मीजल्स में अगर डिफरेंस देखा जाए तो मीजल्स में भी दाने बनते हैं और चिकन पॉक्स में भी दाने बनते हैं, पर स्टिल देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मीजल्स एंड चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स डिजीज है, इसमें क्या होता है, बॉडी के अंदर फीवर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, हेडेक होता है, टायर्डनेस और फटीग भी होता है, बॉडी के ऊपर रेड रेड स्पॉट्स बनते हैं। अब देखिए, अगर मिजल के अंदर अगर हम इनके अंदर डिफरेंस देखें, क्योंकि दोनों के अंदर तो बनते तो स्पॉट्स ही हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है कि जो चिकन पॉक्स है उसमें जो रेडिश स्पॉट्स बनते हैं वो सबसे पहले चेस्ट एरिया में बनते हैं, ठीक है, और फेस एरिया में बनते हैं और बैक में बनते हैं। लेकिन जो मिजल्स होती हैं, मिजल्स के अंदर सबसे पहले जो ब्लची रैशेस बनती हैं वो ब्लची रैशेस फोरहेड से बनना स्टार्ट होती हैं, और इनके अंदर आईज के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं भूख नहीं लगना, रेड स्पॉट्स बनना, इची ब्लिस्टर्स बनना, जो कि बहुत ही ज्यादा खारिश भी करवाते हैं। और इसके अंदर अगर हम देखें तो रनी नोज होगा, हैकिंग एंड सॉर थ्रोट, गले में दर्द भी होगा, गले में जो है वो गला जो है कड़वाहट महसूस करेगा, कॉप्टिक स्पॉट्स बनते हैं माउथ के अंदर, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। हर्पीज सिम्प्लेक्स, अब हर्पीज सिम्प्लेक्स भी वायरसेस है जो हर्पिक्स वायरोइडे फैमिली से बिलोंग करता है। अगेन ये कोसाहेड्रल कोर वायरसेस है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है, इन्वेलप भी मौजूद है, इनकी रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में होती है। इसके अंदर आ जाते हैं दो टाइप के वायरसेस, हर्पिक सिम्प्लेक्स 1 और हर्पिक सिम्प्लेक्स 2। ये हर्पिक्स है जो कि कुछ दाने बन जाते हैं, जिसे हर्पिक सिंगलिंग कहते हैं, जिसके ऊपर जो है बॉडी के ऊपर दाने बनते हैं, ये सिम्प्लेक्स 1 है। और हर्पिक सिम्प्लेक्स जो 2 बनती है उसमें ये होता है कि जो जेनेटिकल ऑर्गन्स लाइक वेजाइना है, पेनस है, तो उनके अंदर कुछ ऐसे दाने बनते हैं जो हर्पिक सिम्प्लेक्स 2 की वजह से बनते हैं। फिर हमारे पास है एडिनो वायरस जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है, नॉन इन्वेलप वायरसेस है, यानी कि इसके अंदर इन्वेलप नहीं होती है। इसके कुछ साइन एंड सिम्टम्स देख लें तो ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है,
जो हमारे माउथ से ये इंटर होता है हमारी बॉडी में, तो ये टॉन्सिल्स जो होती हैं उनको सुझा देता है, ब्रोंकस को स्वेलिंग हो जाती है, या हमारी लैरिंक्स होती है उसको सुझा देता है, तो फ्रैंगिटिस होती है। तो इसी की वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी में ये कुछ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स इसमें होते हैं।